भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी आपने यह पंक्तियां सुनी, आप समझ गए होंगे कि यह पंक्तियां किसके लिए कही गई हैं। बच्चों, यह पंक्तियां कही गई हैं उस जवानी, दीवानी और मर्दानी के लिए जिसने फिरंगियों को अपने देश से भगाने की ठानी थी, यानी कि झांसी की रानी के लिए। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे अपनी भाषा की पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 20, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। बच्चों, आज इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति, साहस और शौर्य के बारे में। इसके साथ ही हम जानेंगे अंग्रेजों के साथ उनके द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं कक्षा की ओर। बच्चों, यहाँ आप यह चित्र देख रहे हैं और यह चित्र हमारा आपका सबका बहुत ही जाना पहचाना चित्र है। घोड़े पर सवार हैं झांसी की रानी, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। उसी की यह पंक्तियां हैं जिन्हें हम अपनी पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पाठ के परिचय के बारे में। आप यह जान चुके हैं कि पाठ का शीर्षक झांसी की रानी है और पाठ के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। और बच्चों, यह जो पाठ है यह वृंदावन लाल वर्मा जी के एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी का एक अंश है। इसमें अंग्रेजों के साथ झांसी की रानी के अंतिम युद्ध का वर्णन किया गया है। पाठ की भाषा खड़ी बोली है और गुण मातृभूमि प्रेम से प्रेरित है। ये पाठ, इसकी शैली ओजस्वी है, यानी कि ओज से भरी हुई, प्रभावशाली। और इसकी विशेषता, जैसा कि अभी बताया गया कि इसमें ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन किया गया है। बच्चों, इस पाठ से हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की शिक्षा मिलती है। बच्चों, अब जानते हैं पाठ के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी के बारे में। इनका जन्म 9 जनवरी सन 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर नामक स्थान पर हुआ। इनकी भाषा हिंदी है और इन्होंने शिक्षा, कानून की पढ़ाई तक की और व्यवसाय के नाम पर यह वकालत करते थे। बच्चों, इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी रचना लिखी हैं, जैसे नाटक, कहानी, निबंध और उपन्यास। इनका निधन 23 फरवरी सन 1969 ईस्वी को हुआ। बच्चों, जैसा कि अभी बताया गया कि इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी रचना लिखी है। नाटकों में इन्होंने लिखे हैं धीरे धीरे, राखी की लाज, जहांदार शाह और मंगलसूत्र, तथा इनके कहानी संग्रह हैं शरणागत और कलाकार का दंड। इनका निबंध है हृदय की हिलोर। और बच्चों, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं गढ़कुंडार, लगन, संगम, विराटा की पद्मिनी और मुसाहिब जू। अब जानते हैं इनके पुरस्कार और उपाधि के बारे में। वृंदावन लाल वर्मा जी को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के द्वारा भी इन्हें अनेक पुरस्कार दिए गए। बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि यह पाठ वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा रचित झांसी की रानी उपन्यास का एक अंश है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें उपन्यास विधा के बारे में भी जानना जरूरी है कि उपन्यास क्या है। उपन्यास हिंदी साहित्य रचना में गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रयोग कथा साहित्य के रूप में होता है। उपन्यास शब्द उपसर्ग और न्यास पद के योग से बना है।
जिसका अर्थ है समीप, और न्यास का अर्थ है निकट रखी हुई कोई वस्तु। उपन्यास का अर्थ है वह वस्तु या कृति जिसे पढ़कर पाठक को निकटता और समीपता की अनुभूति हो, मतलब ऐसा लगे कि यह बात हमारी ही कही गई है और हमें उसे पढ़कर अपनेपन का आभास हो। मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास की परिभाषा किस प्रकार देते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, यानी कि उपन्यास में मानव चरित्र के चित्र को उभारा जाता है। बच्चों, अब आते हैं झांसी की रानी के पाठ पर। यहाँ आप यह चित्र देख रहे हैं। बच्चों, इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार शौर्यपूर्ण ढंग से अंग्रेजों का सामना किया था। आप देख रहे हैं झांसी की रानी अश्व पर सवार हैं और अंग्रेजों की टुकड़ी के साथ बड़ी वीरता के साथ मुकाबला कर रही हैं, एक के बाद एक का संहार कर रही हैं, चित्र में जैसा कि स्पष्ट नजर आ रहा है। बच्चों, आइए पढ़ते हैं उनकी शौर्यपूर्ण इस गाथा के बारे में और जानते हैं कि उन्होंने कैसे वीरता के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। बच्चों, यहाँ एक बात कहना जरूरी होगा कि यह पाठ कुछ नाटकीय ढंग से लिखा गया है। आइए, इसकी शुरुआत होती है रघुनाथ सिंह और मुंदरबाई के कथन से। रघुनाथ सिंह ने मुंदरबाई से कहा, रानी का साथ छूट न पावे, आज वे अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। बच्चों, इस पाठ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के अंतिम युद्ध का वर्णन किया गया है। इसलिए रघुनाथ सिंह जी मुंदरबाई से कहते हैं कि रानी का साथ न छूट जाए, आज वे अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदर सवाल करती है, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहां उनकी आज्ञा होगी, यानी कि जहां रानी कहेंगी हम वहां रहेंगे। रघुनाथ सिंह, जहां उनकी आज्ञा होगी। मुंदर, मैं चाहती हूं आप निकट ही रहें, लगता है आज मैं मारी जाऊंगी। रघुनाथ सिंह, मैं भी नहीं बचूंगा। रघुनाथ सिंह कहते हैं, मैं भी नहीं बचूंगा, रानी साहब को किसी प्रकार सुरक्षित रखना होगा। मुंदर ने रघुनाथ सिंह की ओर आंसू भरी आंखों से देखा। बच्चों, यह युद्ध का वर्णन है, युद्ध के एक दृश्य का वर्णन है। कुछ कहने को होठ हुए रघुनाथ सिंह की आंखें भी धुंधली हो गई। कैसे धुंधली हो गई? आंसुओं से धुंधली हो गई। जब हमारी आंखों में कभी कभी आंसू भरे होते हैं तो हमें स्पष्ट नजर नहीं आता जब तक कि वह आंसू नीचे छलक न जाए। तो ऐसा ही रघुनाथ सिंह के साथ हुआ। अंग्रेजों के बिगुल का साफ शब्द रानी के कानों में सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सन्नाकर ऊपर से निकला। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम अपनी पीठ पर बांधो, यदि मैं मारी जाऊं तो इसको दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से ज्यादा अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। बच्चों, जानते हो दामोदर कौन थे? दामोदर झांसी के राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे। उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने राजा रामचंद्र देशमुख से कहा कि आज तुमको मुझसे ज्यादा अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वह दामोदर राव को बचाना चाहती थी। ध्यान रहे, यह विधर्मी मेरी देह को न छूने पाए। बच्चों, यह कथन था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। यह कथन उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कहा कि वे मरने के बाद भी अपने स्वाभिमान को खोना नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा कि यह विधर्मी का अर्थ होता है धर्म के विरुद्ध कार्य करना, और यह शब्द उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किया है। तो वह कहती हैं कि यह अंग्रेज मेरी देह को मरने के बाद भी छूने ना पाए। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई, यानी कि भोर का समय हो गया, सूर्य उदय हुआ। अब की बार कई तोपों का धमाका हुआ। रानी मुस्कुराई, बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है, क्योंकि तात्या टोपे रानी की सेना में के प्रमुख सेना नायक थे। तो वह खुश होती हैं जब तात्या टोपे
तोपों का धमाका करते हैं। जूही के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जा जूही तोप खाने पर। वह जूही को तोप खाने की जिम्मेदारी सौंपती हैं और कहती हैं, छका तो दे इन बैरियों को आज। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इसको छठी का दूध याद दिलाना होगा या याद दिला दें, तो इसी तरह से वह अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए जूही को तैयार करती हैं और कहती हैं, छका तो दे इन बैरियों को आज। जूही ने प्रणाम किया और कहा, इस जीवन का यथोचित अभिनय मैं आपको ना दिखला पाई। खैर, इतने में सूर्य उदय हुआ। अगला दिन हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को प्रदीप्त किया। मतलब सूर्य की किरणें उनके चेहरे पर पड़ी और उनका मुख प्रकाशमान हुआ, चमका। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। भासमान मतलब प्रकाशित होना। एक तो उनके नेत्रों की ज्योति और ऊपर से उनके चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़ी, तो दोहरा चमत्कार से भासमान हुई। मतलब दुगनी चमक उनके चेहरे पर पड़ी। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरों का कंठा दमक उठा। यहाँ पर रानी के रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया है। मतलब लाल वर्दी मतलब उन्होंने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और मोती हीरो का कंठा पहना हुआ था, जो कि लाल ड्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा चमक रहा था। और म्यान में पड़ी तलवार, और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। बच्चों, यह वही तलवार है जिसके लिए आपने वो कविता पढ़ी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो तलवार अब म्यान से निकली और चमक उठी। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। एड़ लगाना कहते हैं कि घोड़े पर सवार होकर घोड़े को चलने का संकेत करना। वह पहले हिचका फिर तेज हो गया। घोड़े ने पहले चलने से संकोच किया और फिर वह तेज हो गया। उत्तर पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। मतलब कि रानी पूर्व दिशा की ओर दौड़ पड़ी। गत दिवस की हार से अंग्रेज जनरल चिंतित हो गए। अपनी पैदल पलटनें पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली। हुजर सवारों ने अपना हमला कराबीन बंदूकों से किया। हुजर सवार कहते हैं अश्वारोहियों को जो घोड़े पर सवार होते हैं। और कराबीन बंदूकें, एक तो बच्चों बंदूक होती हैं कि जिसमें एक बार में एक गोली डालकर ही दागी जाती है, और कराबीन बंदूकें कहते हैं जिसका चौड़ा मुंह होता है और उसके अंदर एक साथ बहुत सारी गोलियां डालकर दागा जाता है। रानी ने आक्रमण कर हुजर सवारों को पीछे हटाया। रानी के रण कौशल से अंग्रेज जनरल थर्रा गए। मतलब रानी ने अपनी वीरता इस प्रकार दिखाई कि अंग्रेज जनरल जो थे वह कांप गए। अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चा से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। जैसा कि अभी हमने जाना कि रानी ने जूही को तोप खाने का अध्यक्ष बनाया था, उसको तोप खाने की जिम्मेदारी सौंपी थी और वह अंग्रेजों के साथ लगातार युद्ध कर रही थी। तो यहाँ जूही की भी वीरता का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जूही की तोपें गजब ढा रही थी। जूही भी बड़े शौर्यपूर्ण ढंग से अंग्रेजी सेना का सामना कर रही थी। उसी समय खबर मिली कि पेशवा की ग्वालियरी सेना व सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। मुंदर ने रानी से कहा, मुझे संदेह है कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे। बच्चों, यह नाम आया है मुंदर। मुंदर और कान्हा यह दो सखियां थी रानी की, मतलब खास सहेलियां। कविता में हमने पढ़ा है ना कि कान्हा और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। यह वही मुंदर है। गांठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता। गांठ में समय न होना, बच्चों यह एक मुहावरा है, मतलब समय का अभाव होना। रानी बोली, अब जो संभव है वह करो। यह वाक्य रानी की सूझबूझ का परिचायक है।
रानी ने कहा, अब जो संभव है वह करो, मतलब उसके बारे में मत सोचो जो नहीं किया जा सकता, जो हो सकता है आप उसको करो। धूल धूसरित प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट ने चकाचौंध पैदा कर दी। धूल धूसरित मतलब धुंधलापन, धुंधला सा प्रकाश। कुछ ही समय बाद समाचार मिला कि ग्वालियरी सेना के पर पक्ष में मिल जाने से राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए। मतलब ग्वालियरी सेना में कुछ ऐसे गद्दार लोग थे जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और वे पर पक्ष में मिल गए। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। रानी ने उसे स्थिति संभालने की आज्ञा दी और आगे बढ़ गई। रानी ने संकेत किया कि तुम यहाँ सूझबूझ से काम लो और स्थिति को संभालो, मतलब समझदारी से युद्ध करो। सवार जूही के तोपखाने पर टूटे। घोड़े पर सवार अंग्रेज जो थे वह जूही के तोपखाने पर टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई और मारी गई। कैसे मारी गई जूही? कि वह अंग्रेजी सेना की तलवारों का शिकार हो गई। उसके जूही के ऊपर एक के बाद एक घने सारे वार एक साथ किए गए और जूही वीरगति को प्राप्त हो गई। शत्रु की तलवार जिसे चीरने में असमर्थ रही वह थी जूही की मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अनंत दिव्यता की गोद में खेल गई। मतलब जूही को तो अंग्रेजों ने मार दिया, लेकिन वह मरते दम तक भी उसने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी और अंग्रेजी तलवारें उसकी मुस्कान को नहीं चीर पाईं। रानी को समाचार मिलते ही उसने तोपखाने का प्रबंध किया। कौन सा समाचार? जब रानी को पता चला कि जूही युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गई है, तो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत ही तोपखाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दी। ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने सैनिकों को निकाला व संगी ने सीधी किए पैदल पलटन पर झपटे। संगीने बच्चों एक हथियार है जो बहुत ही नोकदार होता है। पेशवा की पलटन घबरा गई। रानी ने प्रोत्साहन दिया। पेशवा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में प्रमुख सेनापति थे जो भारतीय सेना की तरफ से लड़ रहे थे और रानी ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजी सेना बाढ़ की तरह बढ़ी और उसकी कड़ाबीन संगीने व तोपें पेशवाई सेना का संहार कर उठी। मतलब अंग्रेजी जो सेना थी वह एक साथ आई और पेशवाई सेना पर वार करने लगी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार शौर्य दिखाने लगे। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम की ओर मुड़ी। तो बच्चों, यह आपने देखा कि युद्ध में किस प्रकार रानी ने और रानी की सेना ने वीरतापूर्ण और शौर्यपूर्ण ढंग से काम लिया है। आइए अब जानते हैं पाठ में आए हुए कुछ ऐसे शब्दों के बारे में कि जो शब्द तो हमने पढ़े हैं लेकिन उनके अर्थ से हम भली भांति परिचित नहीं हैं, तो उनके अर्थ को जानते हैं। बिगुल होता है सेना को एकत्र करने के लिए बजाया जाने वाला बाजा। नवाकर मतलब जैसे कहते हैं ना शीश नवाकर, शीश झुकाना, इस प्रकार। विधर्मी स्वधर्म के विपरीत आचरण करने वाला, यथोचित जैसा कि उचित ना हो। भासमान मतलब प्रकाशित, प्रदीप्त। कंठा बड़े मनकों की माला। हुजर कहते हैं घुड़सवारों को, अश्वारोही। कुमुख कहते हैं सेना की एक टुकड़ी को। और संगीन जैसा कि अभी बताया गया कि एक नोकदार हथियार होता है। पाशर्व मतलब दाएं बाएं का भाग। बच्चों, पाठ से कुछ मुख्य बिंदु जिनका हम उत्तर जान लेते हैं। मुंदरबाई उदास क्यों थी? मुंदरबाई को उस दिन युद्ध में मारे जाने का आभास हो गया, वो इसलिए उदास थी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? जूही ने अंग्रेजों पर तोपों से गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ाई करती हुई बड़े शौर्यपूर्ण ढंग से उसने अंग्रेजों की सेना का सामना किया। भाषा
कौशल। बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनका पाठ में प्रयोग हुआ है और उनके विपरीतार्थक शब्द हमें लिखने हैं। शब्द हैं अंतिम, सुरक्षित, सूर्यास्त और विलंब। आइए जानते हैं इनके विपरीत अर्थ को। अंतिम का विपरीत अर्थ है प्रथम, सुरक्षित का है असुरक्षित। सूर्यास्त कहते हैं ढलते हुए सूर्य को, और सूर्योदय सूर्योदय उदय होता हुआ सूरज। विलंब, विलंब का विपरीत शब्द है शीघ्र। अब बात आती है शब्दों के वाक्य में प्रयोग की। यहाँ कुछ शब्द और कुछ उनके अर्थ दिए हैं, उनका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया गया है आइए जानते हैं। भासमान शब्द जिसका अर्थ है प्रकाशित होना, और इसको हम वाक्य में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। रानी के गले में हीरों का हार भासमान हो रहा था, यानी कि रानी के गले में हीरों का हार चमक रहा था, प्रकाशित हो रहा था। कुमुक, कुमुक सेना के सहायतार्थ, सेना की सहायता के लिए भेजी गई सेना या टुकड़ी भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। अवशिष्ट, अवशिष्ट कहते हैं किसी बची हुई चीज या पदार्थ को। अवशिष्ट सवार भाग गए, मतलब जो बचे हुए सवार थे, घोड़े पर सवार जो बचे हुए व्यक्ति थे वो भाग गए। नगण्य, नगण्य मतलब जो गणना में ना आए, तुच्छ मात्र। अंग्रेज नगण्य सेना में थे। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का मतलब है किसी का उत्साहवर्धन करना, उत्साह में वृद्धि करना। जनरल सैनिकों के प्रोत्साहन हेतु तत्पर थे। आइए जानते हैं आज इस पाठ को पढ़कर हमने क्या सीखा। इस पाठ में हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्ण गाथा को पढ़कर जाना उनकी शक्ति, उनके शौर्य, उनके अदम्य साहस तथा देश की आजादी के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में। इसके साथ ही हमने सीखा कि हमें किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए, वीरतापूर्ण ढंग से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए तथा साहस से काम लेना चाहिए। इस पाठ में हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करने और उसके प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, यह पाठ का प्रथम अंश था। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ के अगले भाग में कि रानी ने किस प्रकार अंग्रेजों को संहारा और वह कैसे वीरगति को प्राप्त हुई। तो बच्चों, अब बारी आती है कुछ गृह कार्य की। आइए यहाँ देखते हैं इस चित्र को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चित्र दिए गए हैं। यह चित्र हैं आजादी के संघर्ष से संबंधित उन महापुरुषों के जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी और बहुत ही वीरतापूर्ण ढंग से स्वाधीनता संग्राम में युद्ध किया। बच्चों, आप इन चित्र को, यह चित्र आपकी पुस्तक से है, आप इन चित्र को पहचानेंगे, इनके नाम लिखेंगे, इन महापुरुषों के नाम लिखते हुए इनके बारे में दो दो पंक्तियां भी लिखेंगे। बच्चों, आशा है आपको झांसी की रानी की शौर्यपूर्ण गाथा के बारे में कुछ नई जानकारियां मिली होंगी और आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगले भाग में फिर मिलते हैं और पढ़ते हैं इसके दूसरे भाग को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।